नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज बात छत्तीसगढ़ के लोक लुभावन बजट की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी सरकार का अंतिम बजट पेश किया। बजट में सभी का ध्यान रखने की कोशिश की गई, लेकिन मुख्य रूप से किसानों, महिलाओं और कर्मचारियों का ध्यान रखा गया। यह बजट चुनावी होने के साथ साथ कुछ विशेष क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल में जिन फ्लैगशिप योजनाओं को लागू किया था, उन योजनाओं की बदौलत उनकी पकड़ जनता के बीच बहुत गहरी हो गई। इसलिए बजट में उन सभी योजनाओं का खास ध्यान रखा गया है। चुनाव में लगभग 8 माह का वक्त बचा है। ऐसे में सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती योजनाओं को लागू करने की है। क्या यह बजट भूपेश की चुनावी बैतरणी पार लगाने में मददगार साबित होगा और भाजपा इस बजट को किस नज़रिए से देख रही है, यह जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं इस बजट के बारे में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की क्या कहना है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के भरोसे का बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट में राज्य के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साबित कर दिया है कि उनकी सरकार देश में सबसे बड़ी किसानों की हितैषी सरकार है। इस बजट में किसानों के साथ साथ युवाओं का ध्यान रखा गया है, महिलाओं का ध्यान रखा गया है। युवाओं के भविष्य को ध्यान रखते हुए उनके आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में इस बजट में प्रावधान किया गया है और नौकरियां कैसे सृजित की जाएंगी इस बजट में उसका प्रावधान है। निश्चित तौर पर यह बजट छत्तीसगढ़ के लोगों की आकांक्षाओं का बजट है। यह बजट छत्तीसगढ़ के भविष्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। छत्तीसगढ़ सरकार का बजट अविश्वसनीय बजट है। छत्तीसगढ़ की जनता जिन अपेक्षाओं के साथ में छत्तीसगढ़ की सरकार के प्रति टकटकी निगाह लगाकर देख रही थी बजट को, आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर में छत्तीसगढ़ के बजट में कोई प्रावधान है, जो पुराना प्रावधान था उसका भी क्रियान्वयन नहीं हो पाया। कर्मचारी ठगा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है। छत्तीसगढ़ का बेरोजगार नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि उसको 2500 रुपये भत्ता मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, किन नियम शर्तों के साथ में आज मिलेगा। वहीं पर इस प्रदेश के अंदर कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसके लिए भी सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया, न तो नियमितीकरण की कोई बातचीत हुई, न सरकार के क्रम विद्यमान के आधार पर कुछ करने की है, उसके ऊपर भी कहीं कुछ नहीं हुआ। आखिर में सरकार चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हो या जनता आंदोलन कार्यक्रम में हो, चाहे किसानों की बातचीत करो, तो सरकार ने 4 साल पहले भी कहा था कि किसान का 2 साल का बजट, 2 साल का बोनस देंगे। आज तक बोनस प्राप्त नहीं। आखिर में क्या किया? रायपुर शहर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। राजधानी का मुख्यालय जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के 4 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ, न इस साल के बजट में भी कुछ प्रावधान किया। तो बघेल ने पिटारा तो खोल दिया, लेकिन बीजेपी को इस पिटारे में भी ठगी नजर आ रही। तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए सुरेंद्र शर्मा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, संजय श्रीवास्तव, बीजेपी प्रवक्ता हैं अजय चंद्राकर, राजनीतिक विश्लेषक है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, वादे किए हैं, फिर क्यों लग रहा है आपको कि बीजेपी कह रही है कि ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं लोग, बेरोजगारों को 2500 रुपये भत्ता भी देने की बात कर रहे हैं। कहाँ लगा आपको कि ठग रहे हैं? वो तो कह रहे हैं भरोसे का बजट है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी, बोलिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो माननीय भूपेश बघेल जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। हमारा तो प्रश्न यही है कि आखिर विज्ञापन के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से आप इस पर बहुत दबाव, ज्यादा जोर लगा रहे हैं कि इस वर्ष का जो बजट है वो भरोसे का बजट है। तो हमारा प्रश्न यही है, तो ये जो 4 वर्ष का बजट था, क्या ये धोखे का बजट था? ये बजट विश्वास का नहीं था, ये भरोसे का बजट नहीं था। क्या चुनावी वर्ष का बजट ही भरोसे का बजट होता है? और मुझे ऐसा लगता है, बहुत सामान्य सी बात है, हिंदुस्तान के अंदर में चर्चा होती है कि जब आदमी का मनोबल टूट जाता है, उसको लगता है कि उसने गलती करी, तो बार बार से चिल्लाकर कहता है कि मेरा भरोसा करो, मेरा भरोसा करो। और लगभग 4 वर्ष में जिन बजट जो प्रावधान रखा गया था, जो योजनाएं रखी गई थी, जिनका क्रियान्वयन नहीं हुआ, वो योजनाएं शुरू नहीं हुई, इसलिए मजबूर होकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बार बार लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि ये भरोसे का बजट है। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ, तो 2-4 योजना गिना दीजिए ना कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन ही शुरू नहीं हुआ। चलिए, मैं कहां से प्रारंभ करूं, कहां समाप्त करूं? 2-4 महत्वपूर्ण बता दीजिए। जी 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 2-3 बहुत बड़ी योजनाएं थी। इस प्रदेश की जो आधी आबादी है, शराबबंदी, जो महिलाएं हैं,
जिनके साथ आपने सरकार बनाने के लिए वादा किया था ना, सरकार बनने के बाद नहीं, सरकार बनाने के लिए वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम शराबबंदी का, आप शराबबंदी कर देंगे। आखिर इस पूरे बजट के अंदर में शराब बंद करने के लिए क्या प्रावधान रखा गया? क्या अपने अभिभाषण में उन्होंने किस बात को रखा है? यहां तक कि उन्होंने बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं। देखिए कितना बड़ा विश्वासघात और पीठ पर किस तरीके से छुरा मारा जाता है कि बेरोजगारी भत्ता इस देश के अंदर में लगभग सभी योजनाओं में जब योजनाएं होती हैं गरीब परिवार के लिए तो वो बीपीएल की कैटेगरी करते हैं। आज इन्होंने इस बात को कहा कि बीपीएल की कैटेगरी जो 6 लाख तक की आएगी रहती, अब इन्होंने एक नया प्रावधान डाल दिया कि नहीं 2.5 लाख रुपए तक जिनसे इनकम होगी उनको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्यों नहीं पहले आपने कहा? 4 साल आपने क्यों नहीं कहा? 5वें साल दे रहे हैं। और मुझे तो लगता है मैं मुख्यमंत्री जी का माला पहना कर स्वागत करूंगा यदि आप पूरे 4.25 साल जो निकल गए हैं, इन 4.25 साल का और आने वाले 6 महीने का एक साथ एक बेरोजगारों को पूरा आप वहां पर बेरोजगारी भत्ता प्रदान करें। क्या ये सरकार छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेवकूफ समझती है? 6 लाख से 2.5 लाख कर दिए और 6 महीने के लिए आप लॉलीपॉप दे रहे हैं फिर से, जो 2018 के चुनाव में जीतने के लिए आपने लॉलीपॉप दिया था, फिर 2-4 महीने के लिए लॉलीपॉप दे रहे हैं। शर्मा जी लॉलीपॉप दे रहे हैं आप, भरोसे का नहीं, ये ठगी का बजट है। आपने 2.5 लाख इनकम कर दी है, 2,500 देने का वादा कर रहे हैं आप, पुराने बजट का आपने क्रियान्वयन नहीं किया है, तो कैसे भरोसा करें आप पर? शराबबंदी का वादा किया था आपने, वो भी पूरा नहीं किया, इसलिए कह रहे हैं आप 4 साल बाद 5वें साल में कि भरोसा करिए हम पर। अब तक ठगते आए हैं आप, संजय जी कह रहे हैं। देखिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब वैसे भी हम भारतीय जनता पार्टी से अपने बजट की प्रशंसा की उम्मीद क्यों करेंगे भाई? नहीं कर सकते। इनको तो ऐसा है नहीं, कमी बताने की उम्मीद तो करेंगे ना, बता रहे हैं वो आप। नहीं कमी बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ उनको। निश्चित रूप से शराब के संबंध में अभी हमारी जो घोषणा है वो पूरी नहीं हुई है, मगर उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो 36 वादे किए थे छत्तीसगढ़ की सरकार ने, उसमें से अधिकांश वादे पूरे हुए हैं। और अभी तो ये जो बजट है अभी जो आया है, इसमें हमारे मित्र कह रहे हैं कि रायपुर, मूड़ा जी कह रहे थे रायपुर के लिए कुछ नहीं हुआ, तो नया रायपुर से दुर्ग के लिए जो मेट्रो की घोषणा हुई है वो क्या रायपुर की इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आएगा? आपने जो वीरान रायपुर, नया रायपुर बनाया है, उसको आबाद करने की कोशिश में सरकार ने जो चेष्टा की है वो कम है। 4 मेडिकल कॉलेज आपके हिसाब से कुछ भी नहीं है। 2 पूरे मितानिनों को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, आंगनबाड़ी की सहायिकाओं को, ग्राम के पटेलों को, गौठान समिति के अध्यक्षों को, जो उनकी मानदेय में वृद्धि की गई है, ये क्या कम बात है? छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को, इसे तो वो लॉलीपॉप बता रहे हैं, कह रहे हैं लॉलीपॉप दिया आपने चुनावी साल में, बेरोजगारों का भत्ता ही देना है तो पूरा दे दीजिए पिछले 4 साल का भी। नहीं, अरे देखिए ऐसा है, जिन लोगों ने बोनस का पैसा नहीं दिया, जिन्होंने देश को गाय के नाम से ठगा, जिन्होंने चरण पादुका के नाम से ठगा, अब ये सारी चीजों को करने वाले लोग, अगर मैं बोल रहा हूँ ना, हम भारतीय जनता पार्टी से प्रशंसा की उम्मीद नहीं करते, मगर हम उम्मीद करते हैं कि हमारी छत्तीसगढ़ की जनता किसानों के लिए 6,800 करोड़ का प्रावधान है। पिछले 4 सालों में धान खरीदी हुई है, उनकी माली हालत में सुधार हुआ है, गौ पालकों की माली हालत में सुधार हुआ है, भूमिहीन मजदूरों को 7,000 रुपए वार्षिक सम्मान निधि दिया जा रहा है। लेकिन शर्मा जी आपने बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा तो कर लिया, लेकिन उसमें शर्त भी तो जोड़ दी 2.5 लाख की। तो 2.5 लाख कम है कि 6 लाख ज्यादा? 6 लाख कम है भाई। ये उल्टी बात करते हैं कि जिनकी आमदनी 6 लाख तक होगी उनको दिया जाना चाहिए, कि जिनकी आमदनी 2.5 लाख है उनको दिया जाना चाहिए। 6 लाख तक की आमदनी वाला जो व्यक्ति है, 2.5 लाख की आमदनी जो हमारी गरीबी रेखा का है, जो नियम है, तो आपको फायदा ये होगा ना, संख्या कम हो जाएगी उनकी। नहीं, संख्या कम, फायदा वायदा बात नहीं है। बात यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता की, छत्तीसगढ़ के किसानों की, बेरोजगारों की हमको सेवा करनी है। तो तमाम क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस बजट में शानदार प्रावधान किया है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय जरूर है, और इसलिए वो आलोचना करेंगे ही। हम उस आलोचना को सकारात्मक रूप से लेंगे। हम उनको ये मानते हैं कि विपक्ष में है तो उनका अधिकार है, उनको बोलना भी चाहिए। लेकिन आपने 36 में से ज्यादा से ज्यादा जो वादे किए थे पूरे कर दिए, तो शराबबंदी का भी कर देते, ये भी मौका क्यों दे रहे हैं उनको? और शायद वो भी नंबर लग सकता है, उसके संबंध में विचार चल रहा है। बहुत सारे
बिहार में जो शराबबंदी लागू हुई है, गुजरात में बिहार शराबबंदी लागू हुई है, इन तमाम चीजों के उसके इफ बैठ को अध्ययन किया जा रहा है। आदिवासी समाज का जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, उसमें इसका क्या फर्क पड़ेगा, इन सारी बातों को तय करने के बाद सरकार निर्णय लेगी और जरूर रूप से तो वादा करने से पहले भी विचार करना चाहिए ना शर्मा जी। चलिए लौटता हूं मैं आपके पास। अजय जी, बजट तो निश्चित तौर पर चुनावी साल का आया है, उस तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की गई है, चाहे किसानों की बात करें, चाहे हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात करें, चाहे बेरोजगारों की बात करें। क्या आपको लगता है कि ये बजट जो आया है वो बघेल सरकार पर भरोसा जताएगा और उनको चुनाव में फायदा मिलेगा, लोग भरोसा करेंगे फिर उन पर? और यही एक चीज है जो बीजेपी को विचलित कर रही है, इसलिए वो कह रहे हैं भरोसे वाला नहीं है, ठगी वाला बजट है। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस के दृष्टिकोण से या कोई भी चुनाव में कोई भी सरकार जब जाती है तो इस तरह का एक ड्रीम बजट रखती है। वो उनके दृष्टिकोण से यह एक कंप्लीट बजट है जिसमें किसानों के लिए जो राजीव गांधी न्याय योजना है वह निरंतर जारी है। भूमिहीन कृषक जो मजदूरों के लिए जो योजना है उसे अब गांव से आगे बढ़ा करके विस्तार करते हुए नगर पंचायत तक ले आए। बेरोजगारी भत्ते की बात है, जो 2.5 लाख रुपया जिनका इनकम है, मतलब 20,833 रुपया जिस परिवार में मासिक इनकम है, या 694 रुपया जिस परिवार में प्रतिदिन का इनकम है, उनको मिलेगा। दूसरी बात है यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर इस बजट को पॉजिटिव रूप से देखें तो ये कल्चरल भी है, ये रिलीजियस भी है, साथ ही साथ ग्रास रूट लेवल पर ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर के जो जिसे ग्राम रक्षक, जिसे कोटवार कहते हैं, वहां तक के मानदेय में वृद्धि की बात हुई है। तो इससे वही लोग तो ग्रास रूट लेवल पर जब बूथ तक जो मैनेजमेंट होता है उसमें अपना इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। तो राजनीतिक रूप से या माइक्रो अध्ययन हम करें तो ये मतलब कांग्रेस के दृष्टिकोण से एक मील का पत्थर साबित होगा भविष्य में वोटिंग बिहेवियर के समय। रही बात जैसे पुण्य लेकिन मेला, चुनौती भी तो है कि समय कम बचा है, क्रियान्वयन हो पाएगा उतनी तेजी से, तब जाकर उसका फायदा मिलेगा। ब्रजेश जी, ये तो 1 अप्रैल से यह बजट लागू हो जाएगा, ये मानदेय तो मिलना प्रारंभ हो जाएगा, किसानों की फसल आएगी, वो तो उनके लिए हो गया कि ये 9,000 रुपया प्रति एकड़, कृषि मजदूरों को तो ये मिलना ही है। बेरोजगारों में आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उनकी टेस्ट करना पड़ेगा ना। बेरोजगारों के लिए निश्चित रूप से सही आंकड़ा भी नहीं कोई भी सरकार नहीं कह सकती, क्योंकि जितने हमारे यहाँ विश्वविद्यालय हैं और वो जो बच्चे जो आपके साथ पहले भी चर्चा हुई थी कि रोजगार कार्यालय में उनका पंजीयन होना चाहिए, उसके बाद 2 साल की बात है। लेकिन दूसरी बात है यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है। इसे आफ्टर ऑल देखें तो कहा भी जा सकता है कि यह ग्रोथ का बजट है। ग्रोथ का बजट इसलिए है कि इससे मांग बूस्टअप होगी, क्योंकि पैसा जेब में जाएगा। और आज पूरा विश्व से लेकर के समस्त राज्य सरकारें या फिर उद्योग जगत के मांग की कमी से जो संघर्ष कर रहे हैं, उस दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये अच्छी बात है। लेकिन एक बात और है कि इस बजट में सरकार मार्केट से लोन नहीं लिए हैं ऐसा डिक्लेयर किए हैं, तो यह भी एक अच्छी बात है। लेकिन बीजेपी का जो कहना है, ये भी बताया है, बीजेपी का जो कहना है कि शराबबंदी की बात किए थे या फिर बोनस की बात किए थे, प्रतिपक्ष एक दर्पण होता है और उस नाते वो मुद्दों को रख रहे हैं, ये तो उनका कर्तव्य है। लेकिन यहाँ पर केंद्र से जो अनुदान है वो कितना है, 51.2 है और बाकी फिर राज्य के राजस्व से है। अब मूल बात ये है कि जो आर्थिक सर्वे भी आया, ये बजट आया, ये अनुमानित है ब्रजेश जी, क्योंकि इसमें सितंबर तक का आंकड़ा है। हम केंद्र सरकार का ही तीसरा क्वार्टर का जो ग्रोथ देखें, जो अनुमान आरबीआई भी लगाई थी, वित्त मंत्रालय भी लगाया था, उसमें कमी आई है। तो चौथे क्वार्टर में ह्यूज पैमाने पर उनको ग्रोथ दिखाना है। क्या छत्तीसगढ़ में भी अभी बाकी है, वो कर पाएंगे क्या उस हिसाब से अपने जीडीपी में जो विकास दर दिखा रहे हैं? ये तो कंप्लीट जब समायोजन हो जाएगा तब स्पष्ट होगा ब्रजेश। ठीक है, अभी का आकलन पे ही बात कर ले हम, जब कंप्लीट होगा तब। तो संजय जी, लेकिन अब कोई मुद्दे नहीं बचे आपके पास। एक शराबबंदी का मुद्दा बचा है और एक जो आवास को लेकर आप उठा रहे थे मामला, उस पर भी उन्होंने कह दिया
बघेल साहब ने कि गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, असम से, महाराष्ट्र से, जहां आपकी सरकार है वहां से भी बेहतर स्थिति है उनकी। कहाँ है आंकड़े, कहाँ है आंकड़े? मैं तो कह रहा हूँ एक ऐसी सरकार है देश की आजादी के बाद जो भ्रम के आधार पर काम करती है। भ्रम फैलाओ, राज करो, ये है। मैं चुनौती देता हूँ आज बजट के बाद 1 घंटे के बाद किसी मंच पर इकट्ठे हो जाएं पूरे देश की, जो हमारे पास रिपोर्ट हम सामने रख दें। केवल 2 देश एकमात्र है, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, जहां पर गरीबों के आवास नहीं बन रहे हैं। और ये हमारा दबाव ही था कि उन्होंने अभी बीच में घोषणा करी कि हम मुख्यमंत्री आवास योजना बनाएंगे। 4.5 साल बीत गए, अपना वो आवास तो कह रहे हैं आप सर्वे नहीं कर रहे, केंद्र सरकार सर्वे नहीं करेगी तो 1 अप्रैल से हम सर्वे शुरू कर देंगे। 15 तारीख को हम आंदोलन कर रहे हैं। किसी एक माई के लाल में दम है तो हमारे मंच पर आ जाए, हम पूरा रिकॉर्ड उनको दे देंगे, सर्वे दे देंगे। ये कैसी सरकार है जो सर्वे होने के बाद भी कहती है कि सर्वे नहीं है? इतना दबाव इस सरकार पर है कि झूठ बोलने पर आमादा हो गई है। अभी मेरे मित्र कह रहे थे, सुरेंद्र जी हैं, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लेकिन ये भी समझ ले, ये तो 4.5 साल हो गए, ये तो पब्लिक है, सब जानती है कि आखिर मामला क्या है। अभी ये कह रहे थे 6 लाख 2.5 लाख, इसको किस तरीके से हम फैला रहे हैं। 6 लाख तक की आय वाला उसमें एलिजिबल है, ज्यादा से ज्यादा लोग एलिजिबल थे। एक शिक्षित बेरोजगार की परिभाषा क्या है? अनपढ़ की नहीं होती है। जब वो ग्रेजुएट होता है, इंजीनियर हो जाता है, नौकरी नहीं मिलती, उसको कहा जाता है शिक्षित बेरोजगार। और 6 लाख में अधिकांश जो हमारे नवयुवक जो बेरोजगार हैं वो कवर होते। इन्होंने 2.5 लाख एकदम बीपीएल की श्रेणी ले आई, एकदम छोटा व्यक्ति जो मजदूरी करता है ये लेके आई, ताकि बेरोजगारी भत्ता इनको न देना पड़े। हर एक योजना, किसान से लेकर चाहे बेरोजगारी भत्ते, शराबबंदी के नाम पर हर एक योजनाओं में भ्रम फैलाकर, इनकी फितरत ही देश की आजादी के पहले से लेकर आज तक है कि भ्रम फैलाओ और बात से पलट जाओ। यही इनके लिए सबसे बड़ा घातक हो रहा है। और पीएम आवास में भी यही कह रहे हैं, इनको थोड़ा भी ये नहीं लगता कि देश के अंदर में योजनाएं चल रही है 28 राज्यों में, 29 राज्यों में। आपको खुले हाथ आना चाहिए कि 60% पैसा मेरे गरीबों को केंद्र की सरकार दे रही है, हाँ मैं भी 40% लगाऊंगा। आपने पैसा नहीं दिया, गरीबों का मकान नहीं बन पाया। 58 साल आप राज करें देश में, कभी सोचा नहीं कि पक्का मकान 2.5 लाख 3 लाख रुपए का मकान गरीबों का बन जाए। आज यदि मोदी सरकार 60% दे रही है, आपको दौड़कर 40%। राजस्थान में भी काम हो रहा है, लेकिन वारे छत्तीसगढ़, यहाँ तो कुछ काम ही नहीं है। पीएम आवास पर इनको इतना बैकफुट लेकर आए हैं। तो शर्मा जी, आप क्यों भ्रम फैला रहे हैं? आप 4 साल के आंकड़े सामने रखते हैं, रमन सरकार के 15 साल की जगह 4 साल के, कि 4 साल में उन्होंने इतना आवास बनवाए हैं, इतनी राशि दी है, उनसे हमने डबल दे दी, तिबल दे दी। आप कहते हैं कि 272 करोड़ दिए उस राजहंस 4 साल में रमन सरकार ने, और आपने 2100 करोड़ दिए। तो ये भ्रम फैलाना ही है ना, पूरा नक्शा, पूरी तस्वीर सामने क्यों नहीं रखते आप? नहीं, भ्रम काहे से फैलाना हुआ? दरअसल में भारतीय जनता पार्टी स्वयं कहती है कि आने वाले चुनाव में हम अपने 15 साल और कांग्रेस के 4 साल बनाम 4 साल में जाएंगे। तो हम 4 साल के आंकड़े प्रस्तुत करते हैं कि 4 साल में हमने ये किया है, 4 साल में हमने इतने करोड़ रुपया, आप इतना करोड़ रुपए देते थे, हमने इतना करोड़ रुपया दिया है, हमने इतने लोगों को नौकरी दी, आपने इतने लोगों को नौकरी दिया है, आपने इतना किया, हमने इतना किया है। और हमारी बात को जनता ये मंजूर करती है, हमारी जनता हमारी बात को विश्वास करती है। तभी तो लगातार जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें खाली 18 में थोड़ी चुनाव हुआ था, चुनाव तो बाद में भी हुए ना। जितने भी चुनाव हुए उसमें छत्तीसगढ़ की जनता ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की सरकार के योजनाओं को स्वीकार किया है, उसको मान्यता दी है, उसको आशीर्वाद प्रदान किया है। आप अगर गांव-गांव में घूम के देखेंगे तो किसानों पे माली हालत में सुधार हुआ है, उनके पास पक्के मकान है। चुनौती दे रहे हैं ना, और आंदोलन करने वाले हैं वो तो इसी मार्च में, इसी महीने में। अरे इसको किसने, भैया जैसा है देखिए, मैं बात तो फिर लंबी हो जाएगी। आज का विषय बजट का है। अब मैं कहूंगा उज्ज्वला योजना आपने गरीबी रेखा के नीचे लोगों को दिया है, 465 रुपए का सिलेंडर आज 1300 रुपए मिल रहा है। कौन गरीब भरवा पाएगा? आपको गरीबों की बड़ी चिंता है, उनके मकान नहीं बन रहे हैं तो आप चूल्हे तो जलने दे उनके, उसका थोड़ा भाव कम कर दीजिए। जिन कर्मचारियों के लिए आप टेसू बहा रहे हैं, तो पेट्रोल डीजल के रेट कहाँ पहुंच गए? जिस समय 70 रुपए पेट्रोल डीजल का रेट होता था तो आप तो एकदम हुड़दंग मचा दिया करते थे। आज पेट्रोल डीजल के रेट के दाम क्यों नहीं कम कर रहे हैं? महंगाई की बात आती है तो आप बगले झांकने लगते हैं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात आती है तो आप उसका जवाब नहीं देते। तो ये सब बातें ऐसी हैं कि दरअसल में दूसरों के लिए पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। अब हमारी सरकार चल रही है,
हम जनता की सेवा कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में जो राजिम में मंदिर के पुनरुद्धार के लिए जो काम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसकी प्रशंसा नहीं करेगी। मैं कह रहा हूं कि अरे भाई, विरोधी हो जरूर है, विरोध करना चाहिए, मगर कुछ बातें तो प्रशंसा योग्य हैं। एक कौशल्या माता का मंदिर छत्तीसगढ़ की सरकार ने बना दिया, आपके मुंह से नहीं निकलता नहीं अच्छा काम किया। आप जो है गौ रक्षा की बात करते हैं, हमने गौ रक्षा के लिए गौठान बना दिए, हम गोबर खरीदी कर रहे हैं, हम गौमूत्र की खरीदी कर रहे हैं, मगर आपके मुंह से प्रशंसा के शब्द नहीं निकलेंगे। तो ये सब ठीक नहीं है ना। और मैं कह रहा हूं कि देश की जनता हर बात को देख रही है, हर बात को समझती है। अब हिंदुस्तान आज 77-75 साल का परिपक्व लोकतंत्र हो चुका है, लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अब 6 लाख रुपया सालाना जिनकी आमदनी है, मतलब आप समझ लीजिए 50,000 रुपया मासिक आमदनी है उसकी, तो सरकार उनको कैसे इनपुट दे? 2.5 लाख में 20,000 रुपये जिनकी आमदनी है, ऐसे बेरोजगारों को सहायता करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। किसी को भी लाभ पहुंचाने के लिए हम वोट नहीं खरीद रहे हैं। हमको छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को, हमको छत्तीसगढ़ के किसानों को, हमको छत्तीसगढ़ के गरीबों को, हमको छत्तीसगढ़ की महिलाओं को सशक्त बनाना है, स्वाभिमानी बनाना है, संपन्न बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, और छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना है। इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। और उस दिशा में राहत देना है, सीधा घर थोड़ी नहीं चलाना है कि पूरा घर हम ही चलाएंगे, वो कुछ ना करें। जी, बजट बहुत ही अच्छा है, मैं ये कह सकता हूं। तो अजय जी, बजट तो बहुत अच्छा है, बजट में हर वर्ग को साधने की बात भी हुई है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक कल्चर चला है मुफ्त की रेवड़ी बांटने का, और एक और संगठन आ गया, आम आदमी पार्टी ने कल ऐलान कर दिया कि हम तो फ्री में बिजली देंगे, तो वो कितनी चुनौती है? ये बजट में सबको साध लिया गया है, उनसे कोई चुनौती का डर नहीं है। अब देखिए ब्रजेश जी, ये तो भूपेश सरकार आई, उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव आया, फिर 2 साल तो कोरोना का काल रहा, तो निश्चित रूप से उसके बाद का जो 2 साल का बजट है, इसमें वो भी एक बजट पिछले साल का हम दें और अभी का, लेकिन यहां पर मूल बात क्या हुई है? बेसिक चीज, प्रत्येक राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार ये कहती है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुआ, निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन वृद्धि कैसे हुआ है? 93% उनके आय में वृद्धि हुआ है। मैं 2011 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का आंकड़ा आपको दे रहा हूं ब्रजेश, और टैक्स लगा है इस दरमियान 308%। अब दूसरी बात है, ये सरकारों का जीएसटी कलेक्शन जो बढ़ रहा है, जीएसटी कलेक्शन क्यों बढ़ रहा है? डिमांड नहीं है, लेकिन महंगाई के कारण बढ़ रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से आप निष्पक्ष आप बात करोगे तो इनके कारण, महंगाई के कारण इनका मतलब जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ रहा है। तो अब भूपेश सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? जून 2022 के बाद जीएसटी का कंपनसेशन मिलना, वो सरकार जीएसटी काउंसिल का निर्णय था, उस हिसाब से वो बंद हो गया। दूसरी बात, जो ये भूमिहीन कृषक मजदूर जो है, वो दूसरे क्वार्टर के बाद लागू हुआ। अब इस बजट में उसको निरंतरता दी गई है, ये क्योंकि यहाँ पर इनका कहना है कि राजस्व जो है राज्य के से जो प्राप्तियां होंगी वो 56,200 करोड़ के आसपास अनुमानित है। तो मूल बात ये है, आप जो रेवड़ी की बात कर रहे हैं, सबका अपना अपना अंदाज है, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि लोक कल्याणकारी राज्य में या जन कल्याणकारी कार्य राज्यों में ये मानदेय तो उनका जायज हक था। बीजेपी जो कह रही पहले मिलना था, कांग्रेस कह रही है कि हम चुनाव के पहले घोषित कर दिए, या फिर शराब के ऊपर आदरणीय शर्मा जी जो जिस तरह से बात कर रहे हैं और अपेक्षा करते हैं, लेकिन शराब के ऊपर निर्णय लेना उतना आसान नहीं है, क्योंकि लेकिन जो लोग सवाल कर रहे हैं वो भी तो बाधा नहीं कर पा रहे ना, कि यदि ये नहीं करेंगे तो हम सरकार में आएंगे तो हम शराबबंदी कर देंगे। क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जो बिना सोचे समझे आप वादा कर लेते हो, फिर बाद में जब सरकार में आते हो तब आपको दिखता है कि आर्थिक स्थिति कितनी खराब हो जाएगी, राजस्व कहाँ से आएगा, तो ये तमाम चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए जो भी दल हैं, चाहे वो विपक्ष में हैं या सत्ता में, उनको सोच समझ के वादे भी तो करना चाहिए ना अजय जी। बहरहाल समय इजाज़त नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बजट निश्चित तौर पर सभी को साधने वाला है, और चुनावी साल में जैसे बजट की उम्मीद की जा सकती थी वैसा ही बजट आया है। अब जनता इस पर कितना भरोसा करेगी, या बीजेपी की भाषा में बोलें क्या ठगी का शिकार हुई है, तो ये तो 2023 के चुनाव परिणाम बताएंगे
कि भरोसा किया या उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें ठगा जा रहा है, तब इसके लिए इंतजार करना होगा। बहरहाल छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।